बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशंस, वर्ल्ड वार टू। वर्ल्ड वार टू पे ये दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और वर्ल्ड वार वन पे भी ऑलरेडी मेरी वीडियो बनी है, उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। टाइप्स ऑफ वॉर कौन सी होती है, ये सारे आपके इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है, आपके CSS, PMS और PCS और जो दूसरे एग्ज़ाम्स हैं उनसे रिलेटेड हैं। सो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब आते हैं इसकी सेकंड वीडियो की तरफ कि सेकंड वीडियो में हम कौन से फैक्ट्स फिगर्स फाइंड आउट करेंगे। ये तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ पहली वीडियो में। सेम ये भी डिस्कस हो चुका है, ये भी डिस्कस हुआ है और ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। तो ये भी डिस्कस हमने कर लिया था। यहाँ से जो है हम शुरुआत करते हैं। फैक्ट ऑफ स्टील तक हमने डिस्कस किया था। अब आते हैं विंस्टन चर्चिल, जो कि इंग्लैंड से थे, इंग्लैंड के PM थे। विंस्टन चर्चिल जो है एक आइकॉनिक स्पीच देते हैं। स्पीच में क्या कहते हैं, अब यहाँ पे जो है लाइक वर्ल्ड वार टू जो है बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है और जर्मनी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, दूसरे मुल्कों पे हमले कर रहा है। कभी कहता है कि मैं ब्रिटेन पे भी हमला करूँगा, समटाइम्स USSR को जो है थ्रेट करता है। तो इस तरह अब विंस्टन चर्चिल आखिर में क्या कहता है, विंस्टन चर्चिल कहता है कि एक स्पीच देता है, एक आइकॉनिक स्पीच देता है, जिसमें वो कहता है कि वी शैल फाइट ऑन द लैंडिंग ग्राउंड्स, वी शैल फाइट इन द फील्ड्स बट एंड इन द स्ट्रीट्स, वी शैल फाइट इन द हिल्स, वी शैल नेवर सरेंडर। ये विंस्टन चर्चिल की एक स्पीच होती है जिसमें ये मुकम्मल तौर पे आगाज़ करते हैं कि अब वर्ल्ड वार टू में जो है हमने कुछ ना कुछ करना है। इट मीन्स जो जर्मनी आगे आ रहा था, जर्मनी जो है बहुत ज़्यादा ममालिक पे कब्ज़ा कर चुका था, तो ये जो ब्रिटेन थे ये भी डर रहे थे कि कहीं जो हिटलर है वो हमारी तरफ ना आ जाए। तो इस तरह विंस्टन चर्चिल ये स्पीच देते हैं। चर्चिल इस बात को क्लियर कर देते हैं कि हिटलर के साथ कभी समझौता नहीं होगा, जर्मनी के ख़िलाफ़ जंग जारी रहेगी। अब हिटलर जो हिटलर होता है वो क्या करता है, हिटलर प्लान करता है, मतलब हिटलर एक प्लान बनाता है, ऑपरेशन सी लॉयन, ब्रिटेन पर हमला करने के लिए। यहाँ पर सोचा जाएगा कि कैसे हमला करेंगे ब्रिटेन पर। यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं है यूके और यूके के साथ, मीन्स यूके के साथ उनका कोई कनेक्शन भी नहीं था। और मेन लैंड यूरोप के बीच में तो आर्मी तो ऐसे भेजी नहीं जा सकती, अगर जहाज़ों के थ्रू कोशिश करेगी तो ब्रिटिश रॉयल नेवी के पास कई जहाज़ हैं। अब हिटलर फैसला करता है कि पहले एयर स्पेस पर कंट्रोल किया जाए, यानी हवा जो ये आप ऊपर से अगर कोई बम वगैरह या कोई मिसाइल वगैरह फेंकेंगे तो उसको कैसे कंट्रोल करना है। तो हिटलर पहले ये प्लान करता है कि सबसे पहले एयर स्पेस पे कंट्रोल किया जाए। जर्मन एयर फोर्स, ठीक है, जर्मन एयर फोर्स लुफ्ताफे, ये इनका एयर फोर्स कहते हैं। इसके पास जो है 2600 एयरक्राफ्ट्स हैं, यूके के पास सिर्फ 700 है। ऐसे ही 10 जुलाई 1940, ठीक है, ये डेट आप लोगों ने याद रखनी है। 10 जुलाई 1940 को हिटलर हवा के ज़रिए हमला करता है, इट मीन्स ऊपर से हमला करता है ब्रिटेन पर, ठीक है। किस पे हमला करता है, ब्रिटेन पे। जर्मनी एयरफोर्स लताफ़े हमला करते हैं, मीन्स ये जो इनकी एयरफोर्स है ये जो है हमला करते हैं, ये जर्मनी की है। बम गिराकर शुरुआत में इनका मकसद था एयरक्राफ्ट्स, एयरफील्ड्स और मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज तबाह करना। मतलब जर्मनी का क्या प्लान था, एयरक्राफ्ट्स, एयरफील्ड्स और मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज तबाह करना। अब ब्रिटिश को ज़्यादा नुकसान होता है, धीरे धीरे जर्मनी रात में भी हमला करते हैं। ऐसे ही एक रात होती है 24 अगस्त 1940 को, जब गलती से जर्मन पायलट्स लंदन पर हमला कर देते हैं, जहाँ पर ढेर सारे सिविलियंस मारे जाते हैं। विंस्टन चर्चिल को लगता है कि ये कैसी जंग है कि सीधा हमारी जो सिटीज़ हैं उन पर हमला कर रहे हैं, हम भी यही करेंगे। अब यूके जो है बर्लिन जो है ये जर्मनी का कैपिटल है, बर्लिन पे बॉम्ब्स गिराते हैं। अब जब हिटलर ये देखता है तो डिसाइड करता है कि अब हम
लंदन शहर को भी तबाह करेंगे। 15 सितंबर 1940 हिटलर ऑर्डर करता है जर्मन एयरफोर्स को ऑल आउट डिसिसिव अटैक। क्या कहता है? ऑल आउट डिसिसिव अटैक। अब 1000 एयरक्राफ्ट्स भेजे जाए और काम को एक ही दिन में ख़त्म किया जाए। ये सारे हुक्म कौन दे रहा है? हिटलर दे रहा है। स्पेसिफिक ये नंबर था 1120 एयरक्राफ्ट, जिसमें से 620 फाइटर और 500 बॉम्बर्स थे। ब्रिटिश अपनी रॉयल एयरफोर्स को तबाह करता है। मींस ब्रिटिश एयर जो रॉयल एयरफोर्स है उसको तबाह करना। इनके पास सिर्फ 600 630 एयरक्राफ्ट थे। आसमान में इस दिन एक तारीखी लड़ाई छिड़ती है। ब्रिटिश एयरफोर्स जो है 60 से ज़्यादा लुताफ़े एयरक्राफ्ट्स, ठीक है, ये जो जर्मन एयरक्राफ्ट्स है इसको गिरा देती है और अपनी तरफ से सिर्फ 29 एयरक्राफ्ट्स खो देती है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि ब्रिटिश रॉयल आर्मी उस वक्त, रॉयल नेवी, आर्मी नहीं, ब्रिटिश रॉयल नेवी उस वक्त दुनिया की बेस्ट नेवी कंसिडर की जाती थी, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है? मीन्स 29 एयरक्राफ्ट्स खो देती है। ब्रिटिश ने कामयाबी से जर्मन एयरफोर्स हमले को रोक दिया। इस दिन को कहा जाता है द बैटल ऑफ ब्रिटेन डे, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा भी है, द बैटल ऑफ ब्रिटेन डे। लेकिन जर्मन कैसे हार गई, ये सवाल तो होगा आपके माइंड में। इसका जवाब है, जब भी किसी मुल्क पे हमला किया जाता है, जो इन्वेड करने वाला है वो ये यहाँ पर कुछ पाना चाहता है, जो अपने आप को डिपेंड करने वाला है, उसके लिए लिटरली क्या होता है? उसके लिए लिटरली सब कुछ मीन्स एक यही सवाल है, अगर हम जंग अपनी पूरी जी जान से नहीं लड़ते तो हमारा मुल्क ख़त्म रहेगा। मतलब एक सिपाही होता है, जब वो जंग में जाता है उसको पता होता है अगर मैं जंग जी जान से नहीं लड़ूंगा तो मेरे मुल्क का जो है बेड़ा गर्क होगा, मेरे मुल्क को मुकम्मल तबाह किया जाएगा। तो हमारा मुल्क ख़त्म रहने के लिए कोई जगह, तो हमारा मुल्क ख़त्म जब हो जाएगा तो हमें रहने के लिए कोई जगह नहीं होगी, ठीक है, कोई जगह नहीं बचेगी। सोल्जर्स की मोटिवेशन में एक बहुत बड़ा डिफरेंस दिखता है। जब भी वॉर होती है सोल्जर के उसमें एक किस्म का मोटिवेशन होता है लड़ने का। जैसे आजकल एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगा, जैसे आजकल यूक्रेन अपने आप को डिफेंड कर रहा है। अब हालांकि यूक्रेन इतना बड़ा मुल्क तो नहीं है, रशिया के लिए कुछ भी नहीं है, रशिया अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है उसके साथ, लेकिन फिर भी जो यूक्रेन की आवाम है, जो यूक्रेन की फ़ौज है, स्पेशली मैं सोल्जर्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, वो अपने आप को डिपेंड कर रही है, अपनी जानें गंवा रही है, लेकिन हार नहीं मान रही, ठीक है। बैटल ऑफ ब्रिटेन डे हिटलर के लिए एक मेजर लॉस था। पहली बार वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर को हार का सामना करना पड़ा। हिटलर को पता था कि चांसेस कम हैं कि ये मिशन सक्सेसफुल होता। ऑपरेशन सी लॉयन को पोस्टपोन किया जाता है, क्योंकि ऑपरेशन सी लॉयन ये स्पेशली ब्रिटेन के लिए स्टार्ट किया गया, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब हिटलर अपनी नज़र जो है इंग्लैंड से हटा के, ब्रिटेन से हटा के अपनी नज़र डालता है यूएसएसआर पर। 1941 में हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया ने अलाइंसेस बना ली थी जर्मनी के साथ, मतलब एक्सेस पावर्स का वो हिस्सा बन गए थे। इसके बाद यूगोस्लाविया और ग्रीस पर हिटलर पहले से ही कब्ज़ा जमा चुका था। दर हकीकत इटालियन डिक्टेटर मुसोलिनी जो था, लीबिया और ग्रीस को कब्ज़ा करने में लगा था, लेकिन ब्रिटिश की जो प्रेजेंस थी मेडिटेरियन सी, ये यहाँ पे मैंने लिखा है, मेडिटेरियन सी में वो थोड़ी ज़्यादा थी। इटालियन फोर्सेस अकेले डील नहीं कर सकती थी, तो ब्रिटिश फोर्सेस को हराने के लिए हिटलर ने जर्मन ट्रूप्स को भेजा लीबिया में इटली के साथ फाइट करने के लिए, और इसी की मदद से यूगोस्लाविया और ग्रीस पर भी कब्ज़ा जमा लिया। इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि हिटलर को कोई शौक़ नहीं था ब्रिटेन को इन्वेड करने में। हिटलर दर हकीकत पीस ट्रीटी साइन करना चाहता था ब्रिटेन के साथ। उसे लगता है कि क्यों ना यूएसएसआर पर अपनी नज़र डाली जाए, यूएसएसआर को हराया जाए। जब ऐसा होगा तो ब्रिटेन अपने आप को ब्रिटेन जो है अपने आप मजबूर होकर पीस ट्रीटी साइन करेगा।
डर के मारे। लेकिन यूएसएसआर पर क्यों हमला करना जब उनके ऑलरेडी एक पीस ट्रीटी साइन की गई थी? इसके पीछे रीज़न थी हिटलर की आइडियोलॉजी। हिटलर को कम्युनिस्ट, यहाँ पे मैंने लिखा भी, हिटलर को कम्युनिस्ट लोगों से सख्त नफरत थी और उसे लगता था कि जब यूएसएसआर पर कब्ज़ा जमाया जाएगा तो ही जर्मनी सुपर पावर बनेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा ज़मीन जर्मनी के अंडर आ जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि रशिया जो है रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा है, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि अगर हम, हिटलर कहता है कि अगर हम जर्मनी जब यूएसएसआर को हराएगा तो उससे क्या होगा, इतनी बड़ी ज़मीन जो है जर्मनी के अंडर आ जाएगी। बेसिकली हिटलर को यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है मैग्लमोनिया हो गया था। उसे लगता था कि वो दुनिया का किंग है, पावर ने उसे अंधा कर दिया था, उसे लगता था कि वो कुछ भी अचीव कर सकता है। लेकिन यूएसएसआर पर हमला करना हिटलर ने बहुत बड़ी गलती, हिटलर से बहुत बड़ी गलती होती है। दर हकीकत ये एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है वर्ल्ड वार टू में। हिटलर का प्लान बड़ा सिंपल था। जिस तरीके से फ्रांस को इन्वेड किया था, इसी तरीके से यूएसएसआर को इन्वेड करेंगे। अपने जर्मन फोर्सेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। पहला हिस्सा बाल्टिक रीजन, ठीक है। बाल्टिक रीजन से जाएगा सीधा ये यहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ किया लेनिनग्राड की तरफ, वो शहर जहाँ पर स्टालिन रहता था। स्टालिन जो है ये एक लीडर है, जहाँ पे ये रशिया का था, ठीक है। तो मैंने बताया ना कि हिटलर ने जो है अपनी फ़ौज को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। सबसे पहला हिस्सा बाल्टिक रीजन से जाएगा BALTIC सीधा लेनिनग्राड की तरफ, वो शहर जहाँ पर स्टालिन रहता था। दूसरा मॉस्को की तरफ हमला करेगा और तीसरा साउथ से हमला करेगा, यूक्रेन के थ्रू जाएगा। यूक्रेन के थ्रू जाते हुए ये ऑपरेशन शुरू होगा, ठीक है। 22 जून 1941 यूएसएसआर की आर्मी जर्मन आर्मी के बनिस्बत बहुत बड़ी थी। यूएसएसआर के पास 20,000 टैंक्स थे और जर्मन के पास 6,000। लेकिन जर्मनी टेक्नोलॉजी में बहुत बेहतर था यूएसएसआर से। अपने मुल्क को बचाने के लिए यूएसएसआर जो है ब्रिटेन के साथ मिलकर अलायंस पावर बना लेता है। साथ में ये भी प्लान बनाया जाता है कि कैसे यूएसएसआर आर्मी के पास सप्लाईज भेजी जाए। एक रूट डिसाइड किया जाता है ईरान के थ्रू, ठीक है। ईरान के थ्रू होते हुए जाएगा, लेकिन ईरान में जो सरकार थी वो हिटलर के फेवर में थी। इसी तरह यूके और यूएसएसआर मिलकर ईरान को इन्वेड करते हैं, मीन्स उस पर हमला करते हैं। फ़ायदा यहाँ पर ज़्यादा होता नहीं, क्योंकि हिटलर की यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज़ किया है ब्लिट्जक्रिग स्ट्रेटजी। ये वर्ड मैंने ऑलरेडी पहली वीडियो में भी यूज़ किया था। ये एक्चुअली में हिटलर एक फ़ौज बनाता है जिसका नाम क्या रखता है, ब्लिट्जक्रिग स्ट्रेटजी। ब्लिट्जक्रिग स्ट्रेटजी की मदद से सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर जर्मनी ने 100 किलोमीटर अंदर घुस कर यूएसएसआर की ज़मीन पर कब्जा जमा लिया। कुछ ही वीक्स के अंदर ये इतने आगे बढ़ जाते हैं कि मॉस्को से सिर्फ 300 किलोमीटर दूर होते हैं। इस टाइम पर हिटलर और उसके आर्मी कमांडर्स के बीच कुछ डिसएग्रीमेंट्स होती है, जिससे लगा जर्मन एडवांसमेंट, यानी जर्मन जो लाइक एक्ट 1941 तक डिले हो जाता है। ठंड बढ़ने लगती है। ठंडे मौसम में यूएसएसआर के पास एडवांटेज है, उन्हें आदत है ठंड में लड़ने की। दूसरी तरफ जापान की साइड पर देखा जाए तो यूएसएसआर को दूसरा एडवांटेज मिलता है। जापान और यूएसएसआर ने आपस में एक नॉन एग्रेशन साइन ट्रीटी कर ली थी। इसका मतलब ये था कि यूएसएसआर आर्मी के ट्रूप्स ईस्टर्न बॉर्डर्स पर मौजूद थे, जापान के साथ लड़ाई करने लग रहे थे। वो वापस आकर वेस्ट में लड़ सकते हैं, ठीक है, जर्मनी के ख़िलाफ़ अपने मुल्क को बचाने के लिए। दिसंबर 1941 में एक और ट्विस्ट आती है स्टोरी में। अचानक से जापान जाकर यूएसए's पर्ल हार्बर, यहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ किया, यूएसए पर्ल हार्बर बेस पर हमला करता है बग़ैर किसी प्रोवोकेशन के। 2300 के करीब अमेरिकन ट्रूप्स मारे जाते हैं।
अमेरिका इस पॉइंट तक वर्ल्ड वार टू में इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहा था। यूरोप में जो भी हो रहा था अमेरिका ने कहा था ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। अब अमेरिका ऑफिशियली तौर पर जापान के ख़िलाफ़ वॉर डिक्लेयर कर देता है और वर्ल्ड वार टू में एंट्री मार देता है। अमेरिका एलाइड फोर्सेस के साथ एलायंस में जुड़ जाता है, जिसमें अब यूके, यूएसएसआर और चाइना जैसे बड़े ममालिक हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये पर्ल हार्बर का हमला क्यों किया जाता है। इसके पीछे एक स्टोरी है जो मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा, क्योंकि यहाँ पे जब हमला होता है जापान सबसे पहले यूएसए पे हमला करता है, तो इसके पीछे एक स्टोरी है, ये मैं एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। अमेरिका यहाँ पर, अब आते हैं अपने वापस अपने टॉपिक की तरफ। अमेरिका यहाँ पर कुछ महीने रहता है वॉर में इंटर होने के लिए। तब तक 1942 में कंबोडिया और थाईलैंड जो है जैसे मुल्कों पर जापान ने ऑलरेडी हमला कर दिया है और अपना कब्ज़ा जमा लिया है। मिड 1942 हिटलर डिसाइड करता है कि यूएसएसआर के साउथ पर हमला किया जाए, जो उनके सप्लाई चेन आने लग रही थी ईरान से, उसे ख़त्म किया जाए। यहाँ एक खूब जंग छिड़ती है स्टेलिनग्राड, ठीक है, स्टेलिनग्राड के शहर में। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। ये जो है एक जगह का नाम है, मतलब जिधर ये स्टेलिन रहता था। हाँ, उसके बाद क्या होता है, स्टेलिनग्राड के शहर में यूएसएसआर की आर्मी अपने आप को सक्सेसफुली डिपेंड कर पाती है जर्मन आर्मी के अगेंस्ट, और दूसरी तरफ एलाइड फोर्सेस अमेरिका के साथ मिलकर जापानीज़ टेरिटरीज़ पर हमला करती हैं साउथ पैसिफिक में। इस लड़ाई को बैटल ऑफ मिडवे भी कहा जाता है, ठीक है। 4 इम्पोर्टेंट जापानीज़ एयरक्राफ्ट्स और सप्लायर्स कैरियर्स को तबाह किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जब तबाह किया जाता है जून 1942 में 1942 के एंड तक, जून 1942 में, फिर उसके बाद 1942 के एंड तक ब्रिटिश आर्मी सक्सेसफुली जो है इजिप्ट के मुल्क के थ्रू इटालियन और जर्मन फोर्सेस को बाहर निकाल फेंक देती है। और स्टेलिनग्राड, बैटल ऑफ स्टेलिनग्राड, ये यहाँ पे बैटल ऑफ स्टेलिनग्राड लंबे अरसे तक चलती है। नवंबर 1942 सर्दियों का मौसम फिर से आ गया है। जर्मन आर्मी के लिए फ़ाइट करना मुश्किल हो रहा है। एक पॉइंट पर जर्मन आर्मी ने स्टेलिनग्राड पर कब्ज़ा जमा लिया था। ये एक जगह का नाम है, ठीक है, रशिया में है, लेकिन जो इसका जो रशिया का जो सदर था उस वक्त, जो एक हेड था, उसका नाम था स्टेलिन, तो स्टेलिनग्राड। लेकिन यूएसएसआर आखिर तक लड़ते रहे। बैटल ऑफ स्टेलिनग्राड वर्ल्ड वार टू में से डेडलीस्ट जंग थी, लेकिन यूएसएसआर आखिरकार सक्सेसफुल रहते हैं। तकरीबन 30 लाख जर्मन ट्रूप्स उन्हें घेर लिया जाता है। यूएसएसआर घेर लेता है, ठीक है। ये लोग फरवरी 1943 में जाकर सरेंडर करते हैं और ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है वर्ल्ड वार टू का। कुछ महीने बाद जुलाई 1943 में इटली में अवाम डिक्टेटर मुसोलिनी को धक्के देकर बाहर निकालती है। लिटरली इटली में आम लोगों के बीच एंटी फाशिस्ट मूवमेंट देखने को मिलती है। लोग डिक्टेटर के ख़िलाफ़ जंग लड़ते हैं। मुसोलिनी की कत्ल की जाती है गांव में, और ये कत्ल पेट्रिशियंस लोग करते हैं। पेट्रिशियंस का मतलब है आम लोग। पेट्रिशियन का मतलब क्या है? पेट्रिशियंस का मतलब, यानी ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या है? आम लोग, मतलब कॉमन पीपल, और जो हथियार उठा लेते हैं। मीन्स पेट्रिशियंस का मतलब है आम लोग जो हथियार उठा लेते हैं किसी कॉज की वजह से, किसी कॉज के लिए फ़ाइट करने के लिए। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे ये है, आप लोगों ने एक सीरीज़ देखी होगी मनी हाइस्ट, उसमें बेला चाओ जो सॉन्ग है, आपने मनी हाइस्ट में वो देखा होगा। इस सॉन्ग का ओरिजिन इसी इटली में होता है। इसी वक्त पर अगर आपने कभी नोटिस किया होगा, अल्फाज है ओ परजियानो कहा जाता है।
पर्जियानो रेफर्स टू पार्टीसियंस। अब इटली में न्यू गवर्नमेंट बनती है और अब ये एलाइड फोर्सेस के साथ लड़ाई बंद करने का फैसला करती है। धीरे धीरे जो है एलाइड कंट्रीज़ में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था कि वो एक्चुअली में हिटलर को हरा सकते हैं। नवंबर 1943 में स्टालिन, रोosevelt एंड विंस्टन चर्चिल तीनों तेहरान में मिलते हैं। ठीक है, तेहरान में मिलते हैं और डिस्कस करते हैं कि वर्ल्ड वार 2 को ख़त्म कैसे किया जाए। 6 जून 1944 को एक और तारीख़ी दिन जिसे डे कहा जाता है, डी डे कहा जाता है। एलाइड फोर्सेस एक खौफनाक ऑपरेशन शुरू करती है ज़मीन पर उतरने का। तकरीबन 1,50,000 ब्रिटिश, अमेरिकन और जो कैनेडियन सोल्जर्स फ्रांस में मौजूद नॉर्म डेज बीचेस पर लैंड करते हैं। यहाँ पर ये जर्मन आर्मी के ख़िलाफ़ ज़मीन पर फाइट करेंगे और फ्रांस को रिहा करेंगे। कुछ साल पहले द एविकेशन ऑफ डंकर्क के बाद ये पहली बार था ब्रिटिश आर्मी ज़मीन पर मौजूद थी जर्मन आर्मी के ख़िलाफ़। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने लिखा है द एविकेशन ऑफ डंकर्क। लड़ने के लिए हिटलर के लिए ये बड़ी मुसीबत वाली सिचुएशन बन जाती है। हिटलर ने यूएसएसआर पर फोकस करने को कहा था। अपनी आर्मी को वहाँ पर टर्न के मारे उन्हें लॉसेस सहने पड़ रहे थे, यानी वो हार रहे थे। यूएसएसआर को कम्प्लीटली हराना बिल्कुल पसंद नहीं था। अब वेस्टर्न फ्रंट से भी अटैक आ रहा है। हिटलर ने डिसाइड किया है कि ईस्टर फ्रंट से आर्मी को पीछे लिया जाए। ठीक है, वेस्टर्न फ्रंट से उन पे अटैक आ रहे थे तो हिटलर डिसाइड करता है कि ईस्टर्न फ्रंट से जो है आर्मी को पीछे लिया जाए और काउंटर अटैक पे हम फोकस किया जाए। ठीक है, फोकस किया जाए। वेस्ट से आ रही है एलाइड फोर्सेस पर, जिसे ही हिटलर ने अपनी आर्मी पीछे हटाई। यूएसएसआर से एक बड़ा काउंटर अटैक देखने को मिला। सिर्फ 2 महीनों के अंदर यूएसएसआर ने 600 किलोमीटर ज़मीन अपनी वापस ले ली जर्मन से। पोलैंड, ज़ेचोस्लोवाकिया, हंगरी और रोमानिया के मुल्क यूएसएसआर के ऑक्यूपेशन में आ गए। दूसरी तरफ एलाइड फोर्सेस साउथ से भी लैंड करते हैं। एक के बाद एक कंट्रीज़ का लिबरेशन शुरू हो जाता है। हिटलर की आर्मी को बाहर निकाल के फेंका जाता है। यूगोस्लाविया अपने खुद के दम पर जर्मन ट्रूप्स को बाहर करती है। अब 3 जगहों से जर्मनी पर हमला किया जाता है। हिटलर ने अपनी आखिरी मेजर ऑफेंसिव प्लान जो है बनाता है, जिसे कहा जाता है द बैटल ऑफ बल्ज। ठीक है, एर्डियंस के फॉरेस्ट रीजन में, जिसका मकसद था ये ARDENNES एर्डियंस, ये एक जंगल का नाम है, फ्रांस में है। फॉरेस्ट रीजन में जिसका मकसद था जर्मन आर्मी जाकर एलाइड फोर्सेस को पीछे निकाले। जर्मनी के अंदर फॉर्मली इन्वेड करने से पहले एलाइड फोर्सेस ज़बरदस्त बॉम्बिंग करती है जर्मन सिटीज़ पर। फरवरी 1945 में क्रीमिया में यल्टा कॉन्फ्रेंस रखी जाती है। ये मैंने सारा लिखा है यहाँ पर। इसमें अनाउंस किया जाता है कि जो भी मुल्क जर्मनी पर वॉर डिक्लेयर करेगा वो एलाइड फोर्सेस ज्वाइन कर सकते हैं। वेनेजुएला, यूरुग्वाय, टर्की, इजिप्ट, सऊदी अरबिया, सीरिया, लिबनान, पैराग्वाय सब वॉर डिक्लेयर करते हैं जर्मनी पे। वर्ल्ड वार 2 के आखिरी 4 महीने सबसे ज़्यादा पेनफुल होते हैं। ऑलमोस्ट हर रोज़ 30,000 लोग मारे जा रहे थे। जैसे जैसे एलाइड फोर्सेस आगे बढ़ती है तो वो उन्हें पता चलता है हिटलर के कंसंट्रेशन कैंप्स के बारे में। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है कंसंट्रेशन कैंप्स के बारे में, जहाँ पर लाखों जीव्स को मारा गया था। एलाइड फोर्सेस के बम्बिंग जारी रहती है जर्मन सिटीज़ पर। ड्रेसडेन, ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है ड्रेसडेन।
ड्रेस्डन जैसा शहर मुकम्मल तौर पे तबाह किया गया था। अब हिटलर यहाँ पर हारने वाला है। आखिरकार मई 1945 में बर्लिन शहर का मुहासरा किया जाता है, यूएसएसआर करती है। इससे ठीक 2 दिन पहले 30 अप्रैल 1945 को हिटलर खुदकुशी कर लेता है। ठीक है, 30 अप्रैल, यहाँ पे मैंने लिखा है हिटलर 1945 हिटलर जो है खुदकुशी कर लेता है। 8 मई 1945 को जर्मनी फॉर्मली जो है सरेंडर करता है। जर्मन टेरिटरीज़ को डिवाइड किया जाता है। ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी की फॉर्मेशन होती है। एक नए पोलैंड मुल्क की क्रिएशन होती है। ईस्ट जर्मनी के बड़े हिस्से से और बहुत सारे बॉर्डर्स दोबारा से ड्रॉ किए जाते हैं। जर्मनी जब न्यू गवर्नमेंट बनाती है तो वो फ्रांस के साथ हाथ मिलाती है और दुश्मनी ख़त्म हो जाती है। दोनों में कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए एक स्टील जो है कमेटी और यूरोपियन कॉयल बनाई जाती है, ताकि कॉयल और स्टील जैसी चीज़ों को लेके ये ट्रेडिंग कर सके। और इटली और ब्रिटेन भी इसी का हिस्सा बनती है। और फिर 2000 में यूरोपियन यूनियन की फॉर्मेशन होती है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसने आज के दिन सारी यूरोपियन कंट्रीज़ के बॉर्डर्स ख़त्म कर दिए। अक्टूबर 1945 में यूनाइटेड नेशंस की भी फॉर्मेशन होती है, ये इंश्योर करने के लिए कि दोबारा से दुनिया में वर्ल्ड वार ना देखने पड़े। इसके बाद वर्ल्ड इंश्योर करने के लिए वर्ल्ड बैंक है, यहाँ पे मैंने लिखा है वर्ल्ड बैंक है, IMF है, नेटो है इसका भी फॉर्मेशन होती है। यही वजह है कि यूनाइटेड नेशंस की जो परमानेंट मेंबर्स है ये दरअसल वो ममालिक है कि जो एलाइड फोर्सेस का हिस्सा थे। और हाँ, जर्मनी के सरेंडर के बाद वर्ल्ड वार 2 ख़त्म नहीं होती। जापान 2 महीने लगा लेता है सरेंडर करने के लिए। जुलाई 1945 को अल्टीमेटम दिया जाता है कि वो सरेंडर करें, लेकिन इस अल्टीमेटम को इग्नोर किया जाता है, जिसके बाद US नागासाकी और हिरोशिमा पर एटॉमिक बम गिरा देती है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।